खुदावंद यसुम मसीह के कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सीमी इमैनुअल और हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में। नाज़रीन, हम मज़ामीर पर बात कर रहे हैं और उसमें से खुदा के कलाम को बुनियाद बनाते हुए साइंस को जान रहे हैं और हमारे साथ पास्टर शर्जील साहब होते हैं। पास्टर साहब, आपका शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, गुज़िश्ता हफ्ते हम बात कर रहे थे ज़बूर 19 में से, हम खुदा के कलाम में से साइंस को देख रहे थे और अभी हम फ़िज़ा की बात कर रहे थे और पहली ही आयत पर हम बात कर रहे थे कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि हम वहीं से आगाज़ करें और उस दिलचस्प गुफ्तगू को दोबारा से शुरू करें। शुक्रिया सिस्टर। हम आसमान पर ही बात कर रहे थे और फिर हम ज़रा सा फ़िज़ा में ही आए थे अभी दुरुस्त। तो ये कि शुक्र है कि आसमान से गिरे नहीं थे, वरना खजूर में अटकना पड़ता। तो बहरहाल खुदा का शुक्र है। तो आसमान तो जो है वो बेतहा और बेइंतहा वसी है, लेकिन ये नहीं है कि लामहदूद है। मैं ये लफ्ज़ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि जो चीज़ स्टेबल नहीं रहती वो क्या है, वो कभी भी ऐसे लामहदूद नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें तगय्युर पैदा हो रहा है। और पूरी की पूरी कायनात में, यानी कॉस्मोस जो ग्रीक वर्ड है जो कायनात के लिए यूनानी ज़ुबान का, उसके माना है पूरी कायनात, सही। तो उसमें तब्दीली और तगय्युर होता है। मैं सिर्फ मिल्की वे की ही बात कर रहा था, एक कहकशां की बात की थी मैंने, तो उसमें जो है अगर मैं सिर्फ उसी के थोड़ा सा और मज़ीद जो है वो, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम को उसी से वाबस्तगी है, उसी में मौजूद है, तो इसलिए फिर हमें उसके बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो उसके अंदर जो है वो सेंटर में एक स्टार्स की बार है, जो मिल्की वे है उसकी एक बार है, उसमें एक जो है वो कह लीजिए कि एक रॉड नुमा, एक गार्डर की तरह का एक जो है वो स्ट्रक्चर है, जिसमें स्टार एक ही लाइन में मौजूद है। अब वो क्या है, वो हैं तो करीब करीब, मान कहने को तो करीब करीब वर्ड के मुताबिक तो करीब लगता है कि बहुत नज़दीक हैं, लेकिन वो लाखों जो है वो नूरी सालों का फ़र्क है उनके दरमियान, लेकिन वो करीब करीब हैं। तो दूसरों के करीब करीब हैं। बेशक, सही। तो अब उनकी वजह से, उस बार की वजह से वो रोटेट करते हैं, वो घूमते हैं। तो फिर हमारी जो कहकशां है उसकी ख़ास शक्ल है, वो स्पाइरल है। तो वो क्या है, वो उसके इर्द गिर्द घूमने के से असरात मौजूद हैं, और दूसरे सितारे सैयारे जो इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो बैरूनी हिस्से में हैं, वो उस बार के इर्द गिर्द साथ साथ घूमते हैं। जैसे पंखे का पर हो या एक जो है वो स्टिक है, तो आप उसको दरमियान से घुमाएं तो उसके इर्द गिर्द आप साइडों पे कोई चीज़ें बांध दें तो वो घूमेंगी उसके साथ साथ उस स्टिक की वजह से। तो वैसी ही चीज़ें उसके, या वैसे ही स्टार्स जो हैं वो स्टार बार्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। अब इसमें स्पीड में वेरिएशन पैदा होती है। उस स्पीड की वेरिएशंस की वजह से तमाम सितारों का मौसम, कह लीजिए मौसम, मैं उसे जनरली कह रहा हूँ, उनके फ़िज़ा में, उनके एनवायरनमेंट पर भी तब्दीली पैदा होती है। और वो हर 2600 करोड़ साल के बाद, 2600 करोड़ साल के बाद उसकी स्पीड जो है वो तब्दील होती है। उस स्टार बार्स की वो स्पीड जो है वो तेज़ हो जाती है और कभी स्लो हो जाती है। उसकी बैरूनी वजूहात तो हम जान सकते हैं कि बाहर के असरात मुरतब हो रहे हैं, लेकिन जब तक हम उसके सेंटर में नहीं जाएं, हमें क्या पता चलेगा कि वहाँ किस वजह से ये तब्दीली हो रही। साइंटिस्ट इस चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं, कोशिश में लगे हैं कि वो उसके अंदरूनी हिस्से के बारे में जान सकें कि वहाँ किस वजह से ये रफ्तार में तब्दीली और तगय्युर होता है। अब उसके जो है वो क्या है कि उसको कम या तेज़ करने वाली कोई कुदरत मौजूद है, और वो खुदा की ज़ात है। इसलिए कहा गया कि आसमान खुदा का जलाल ज़ाहिर करता है। इसी से जो है वो साइंटिस्ट एक और जो है वो साइंसी इस्तिलाह डार्क मैटर का जो है वो पेश करते हैं, डार्क मैटर की इस्तिलाह या टर्मिनोलॉजी पेश करते हैं। सही। एक तो है हमारा जनरल मैटर है, हाँ जी, ठीक है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस और जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स मौजूद होते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट बिल्कुल, ठीक है, वो क्या है, वो डार्क मैटर है। और एक तीसरी चीज़ होती है, वो एंटी मैटर होता है, यानी वो मैटर को खा के ख़त्म कर सकता है। अच्छा, सही। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दो जो है वो हिस्से होते हैं या तारें होती हैं। जी हाँ। करंट में भी ये पोल्स होते हैं और जो है वो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जी हाँ। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जिसकी कुव्वत ज़्यादा होगी
वो दूसरे को ख़त्म कर सकता है। बिल्कुल ठीक। तो एंटी मैटर की कुव्वत जो है वो मैटर की निस्बत ज़्यादा मानी जाती है। साइंसदान इस चीज़ के गवाह हैं, या साइंसदान ये कहते हैं, और उन्होंने एंटी मैटर्स को यूज़ किया भी है, जिससे कुछ चीज़ें जो मैटर की थी वो ख़त्म हो गई, गायब हो गई। सही। यानी कि वो नाबूद हो गई। असल में गायब होने के बजाय तो ये कहना चाहिए नाबूद हो गई, सफ़ा हस्ती से गायब हो गई। तो वो एंटी मैटर इस तरह की चीज़ होता है। तो बहरहाल ये सब चीज़ें भी खुदा की कुदरत का इजहार हैं। ये जो दुनिया में या कायनात में ये चीज़ें मौजूद हैं, खुदा भी उसी तरह से कायनात को, पूरी कायनात को उसने नेस्ती से हस्ती में लाकर खड़ा कर दिया है। आमीन। और वो इसी तरह से कायनात को वापस जो है वो नेस्ती में ले जाकर उसे गायब भी कर सकता है। ठीक। तो हमें उसके बारे में जानने की ज़रूरत है। हम इन चीज़ों से उसकी कुदरत का इजहार समझ रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये क्रिएटर और उसकी क्रिएशन जो है उसका इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में तारुफी तमहीद है। और फिर फ़िज़ा की बात अगर करें तो ये तो मैंने एक जनरल जो है गैलेक्सी की बात की। अब इसमें एक और आयत मौजूद है ज़बूर 19 में, मैं उससे जो है वो रिलेट कर रहा हूँ आपकी पहली आयत के साथ, जिसमें लिखा है 4थी आयत में, उसने आफताब के लिए उनमें खैमा लगाया है जो दुल्हे की मानिद अपने खिलवत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है। ठीक है, आगे भी पढ़ें तो लिखा है आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है। यहाँ पे तो ये बताया जा रहा है कि सूरज साकिन नहीं है। आज से 3000 साल पहले हजरत दाऊद को ये बताया जा रहा है कि सूरज भी हरकत कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने स्कूलों में, साइंस की किताबों में तो ये पढ़ा कि सूरज जो है स्टैटिक है, सन इज स्टैटिक। ठीक है, तो लेकिन यानी साकिन है, लेकिन दर हकीकत तो हमें ये बताया जा रहा है, इधर जो है वो कलाम इलाही में तो ये बताया गया कि वो दौड़ता है, उसकी कुछ ना कुछ रफ्तार है, तो साकिन नहीं है। हमने तो ये पढ़ा है कि सूरज साकिन है और ज़मीन और जितने भी सैयारे हैं वो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने रिसर्च की, सन 2018 में इस चीज़ का पता चलाया गया कि सूरज साकिन नहीं है। और ये आज से 3000 साल पहले हज़रत दाऊद को पता चल गया कि सूरज साकिन नहीं है। और उसकी रफ्तार साइंटिस्ट ने जो है वो पता की, तो वो क्या थी, वो 6 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और ये अच्छी खासी रफ्तार है, और ये बहुत ज़्यादा है, और इतनी देर के बाद तहकीक में सामने आई। जी। तो वो क्या है, सूरज जो है वो घूम रहा है और सूरज जो है वो ड्रिफ्ट करता है इतनी तेज़ी से कि पता भी नहीं चलता है। हमारे पास वो आलात ही नहीं थे जो उसकी रफ्तार की जांच कर सकते। सही। ये सबब था। तो यहाँ पर जो लिखा गया था वो दुरुस्त है। तो ये एक साइंसी बहुत बड़े कुलिये को बयान करने का, या साइंसी एक नज़रिया बयान करने की, ये जो है वो ये एक आयत बयान कर रही थी, जिससे हमें पता चला कि वाकई सूरज जो है वो साकिन नहीं। तो जब साइंटिस्ट ने इस चीज़ को डिस्कवर किया कि हाँ भाई सूरज वाकई हरकत कर रहा है, तो फिर वहाँ एक क्रिश्चियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि बाइबल में तो पहले से लिखा हुआ है। ज़बरदस्त। तो फिर जो है वो उन्होंने इसको और बेहतर तौर पर पढ़ने की कोशिश की और समझने की कोशिश की, तो बहुत से असरार और रमूज़ उन पर खुले हैं। तो कुछ ऐसे जो है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए ऐसे जो है टेक्नोलॉजी दरियाफ्त की जा रही है और बनाई गई है कि सूरज पर अपने जो है वो स्पेस जो है वो रॉकेट्स भेजे जा सकें, जो वहाँ पर जाकर भी सही सलामत रहें इतनी शदीद टेम्परेचर में भी। ठीक। सही। तो इससे जो है वो दुनिया जो है वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है इस लिहाज से। क्यों? क्योंकि हमारे पास बाइबल मौजूद है, हमारे पास ये असरार और रमूज़ जो हैं उनको पहले से बयान किया गया है। तो मसीही साइंसदान इस चीज़ पर ज़्यादा तहकीक करते हैं और उसकी वजाहत देते हैं, और इसके बाद फ़िज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। यानी हमारी फ़िज़ा जिस चीज़ पर मुश्तमिल है वो है ऑक्सीजन। जनरली तो यही सब कुछ है। ठीक है, हवा में 3 ख़ास गैसें मौजूद हैं। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% है। ठीक है, फिर 21% ऑक्सीजन है, और बाकी जो है वो हाइड्रोजन और दूसरी कुछ गैसेस मौजूद हैं। ठीक है, इसको हम अपनी फ़िज़ा या हवा कहते हैं। और जैसे जैसे फिर ऊपर चले जाएं तो इसके पोर्शंस बनते चले जाते हैं। ठीक है, एक जो है वो एटमॉस्फेयर है, फिर मिड स्फेयर है, फिर एक जो है वो एक्सोस्फेयर है, आखिरी हिस्सा। जैसे मैं मिड की बात तो मैं जनरली की है, इसमें और जो है वो साइंसी नाम मौजूद हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएं तो ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, और सबसे ऊपर चले जाएं तो वो ओजोन लेयर बन जाती है। तो
यानी वहाँ पर मुकम्मल तौर पर सिर्फ ऑक्सीजन है। वो ओजोन जो है ये है ऑक्सीजन जोन, वहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन है, लेकिन वो ये वाली मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं है जो हम जिसमें सांस लेते हैं, वो एटॉमिक ऑक्सीजन है। और वो एटॉमिक ऑक्सीजन उसका फॉर्मूला है O3। हम जिसमें सांस लेते हैं वो O2 है। वहाँ पर सांस लेना आसान है, लेकिन O3 में सांस लेना मुश्किल है। वो हमारे लिए जहर का सा काम करती है, ठीक है, सांस लेने के लिए, लेकिन वैसे हमारी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। जी हाँ, ओजोन लेयर इसी की वजह से हमारी हिफाजत, ज़मीन जो है वो महफूज है तो ओजोन लेयर की वजह से महफूज है। सूरज की शुआएं जब आती हैं और एक ख़ास डिस्टेंस की वजह से एक ख़ास टाइम पीरियड में वो पहुंचती हैं, 8.5 मिनट के अंदर अंदर वो ज़मीन तक पहुंचती हैं। वो इतना लंबा सफ़र तय करती हैं। अब जो है वो आपको मालूम है कि वो 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से वो ट्रैवल करती हैं। ठीक है, सही। तो इस वजह से जब वो ट्रैवल करती हैं तो वो ज़मीन तक आते हुए 8.5 मिनट लेती हैं, 8 मिनट 28 सेकंड ज़मीन तक पहुँचने में। तो इसी से हम जो है उसका डिस्टेंस ट्रैवल जो करती हैं वो हम फासला मालूम कर सकते हैं कि ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला कितना है। साइंस की एक जनरल इक्वेशन होती है S=VT, तो उसके ज़रिए डिस्टेंस काउंट किया जा सकता है। तो वो जब ज़मीन तक पहुंचती है तो इंतहाई ताकतवर शुआएं होती हैं। उसमें अल्ट्रावायलेट रेजेज़ हैं, इंफ्रारेड रेजेज़ हैं, और भी बहुत सी शुआएं होती हैं जो इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक हैं। तो ओजोन में से जब गुजरती हैं तो वो क्या करती हैं, वो ओजोन उनको फिल्टर करती है और ख़ुद वो उन चीज़ों के साथ रिएक्शन करके, उन जो है वो शुआओं के साथ रिएक्शन करके वो क्या करती है, नॉर्मल ऑक्सीजन बन के भी नीचे आती है। ज़बरदस्त। ताकि जो हमने सांस लेके काफ़ी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर ली है उसकी मिकदार पूरी होती रहे। सही। और हम दूसरी चीज़ों के ज़रिए जो पौधे लगाए गए हैं वो ऑक्सीजन क्रिएट करते रहते हैं ताकि जो फ़िज़ा में ऑक्सीजन है वो कम ना हो, और जो ओजोन की कमी ऊपर हुई है रिएक्शन की वजह से वो वापस पूरी होती रहे। तो हम जो है वो चीज़ें जला जला के और जो है मुख्तलिफ परफ्यूम हवा में स्प्रे कर करके हम ओजोन लेयर का बेड़ा गर्क करते रहते हैं। पौधों को काट काट के, दरख्तों को काट काट के हम जो फर्नीचर बना रहे हैं, बड़े खूबसूरत डिज़ाइन बना रहे होते हैं, तो उससे क्या है, उससे ऑक्सीजन में कमी पैदा होती है। हम कोई बेहतर हल तलाश नहीं करते, हम सिर्फ नुकसान अपना ही किए चले जाते हैं। और ये सारी चीज़ें ये सबसे पहले हमें किसी ने नहीं बताई, सिर्फ खुदा ने बताई हैं। और फिर किसने जो है वो, खुदा को हमने कुछ भी नहीं बताया था कि ऐसे हमारे लिए करना। खुदा ने खुद ये सारा निज़ाम खुद मुरत्तिब किया है कि इंसान को सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, इंसान मर ना जाए जल्दी से। इसलिए उसने ओजोन लेयर बनाई। यानी कितना साइंटिफिक जो है वो एक ज़बरदस्त सेटअप है। बहुत ही खूबसूरत। पास्टर साहब, आप ये सोचें कि इंसान भी इतनी प्लानिंग नहीं कर सकता, वो अपनी चीज़ों के लिए बहुत प्लान करता है, लेकिन कितनी दूर तक। यहाँ तो खुदा ने कितना खूबसूरत प्लान किया है, यहाँ से कमी हो रही है वहाँ पूरी हो रही है, मतलब पूरी केमिस्ट्री है। बिल्कुल जो है वो ऐसे ही है बड़ा। और जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि बाइबल मुकद्दस में 3000 साल पहले दाऊद नबी को बता दिया, तो मैं ये सोच रही थी कि साइंटिस्ट, जैसे आपने कहा कि साइंटिस्ट यहाँ से पढ़ पढ़ के, तो एक बात समझ, हम क्या सोचते हैं कि शायद ये वैसे तशबीहन बात की गई है, लेकिन वो जो तशबीहात हम महसूस करते हैं कि ये शायद तशबीहन है, आज वो हमारे लिए बिल्कुल हकीकत बनकर सामने आ रही हैं। तो साइंटिस्ट्स को चाहिए कि एक आयत पकड़े और उस पर रिसर्च शुरू कर दें, तो उनकी बिल्कुल कामयाबी हो जाएगी। बातें जो है वो उनके लिए बस खुल जाएंगी। तो एग्जैक्टली यही बात है कि ये तो फिजा की बात अभी हो रही है, सही। और फिर जो ओजोन लेयर है उसमें से जब चांद की रोशनी क्रॉस होती है, अभी तो हमने सिर्फ सूरज की बात की थी, जब चांद की रोशनी क्रॉस होती है, वो क्योंकि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी मुनक्स करता है वो सूरज की रोशनी को, तो जब वो रोशनी मुनक्स होती है तो उसकी जो है वो बहुत सी वेव्स जो हैं उसकी शुआएं बदल जाती हैं। क्योंकि रोशनी में ये खूबी है, उसमें दो किस्म की खूबियाँ जनरल हैं, अमूमी, कि वो शुआओं की सूरत में सीधी भी ट्रैवल करती हैं और लहरों की सूरत में भी सीधी ट्रैवल करती हैं। रोशनी की ये खूबी है, किसी भी रंग में हो, सही। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में आती है, जैसे हम जो है वो बरकनातीसी शुआएं कहते हैं या लहरें भी कहते हैं। तो वो वेव्स की सूरत में भी ट्रैवल करती हैं और सीधी लाइनों की सूरत में भी ट्रैवल करती है। ये रोशनी की खूबी है। सही। उसमें मकनातीसी सलाहियत भी होती है और उसमें बरकी सलाहियत भी होती है, मैग्नेटिक पावर भी उसके अंदर है।
और उसमें जो है वो करंट की पावर भी मौजूद होती है, इलेक्ट्रिकल पावर भी होती है। तो ये दोनों चीज़ें लेकर जब रोशनी आती है, चांद से टकरा कर नीचे आती है, तो इसी ओजोन लेयर से गुजर कर वो क्या करती है, वो अपने अंदर मैग्नेटिक पावर उसमें बढ़ जाती है, मैग्नेटिक पावर। तो जब वो मैग्नेटिक पावर बढ़ती है तो वो दरियाओं और समुद्रों पे पड़ती है, तो उससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वेव्स पैदा होती हैं, लहरें पैदा होती हैं समुद्रों में। तो लहरें जिन्हें टाइड्स कहते हैं, तो वो टाइड्स जब बढ़ती हैं तो उसकी वजह से समुद्रों की सफाई होती है, और समुद्रों की सफाई होती है तो उसके अंदर का कचरा निकल के किनारे पे आ जाता है, जैसे इंसान साफ कर सकता है या समुद्र साफ कर देते हैं। और जब उसकी सफाई होती है तो फिर क्या है, मैरीन लाइफ, यानी समुद्रों के अंदर जो आबी जानदार हैं जितने, वो सब के सब सही तौर पे जिंदा रहते हैं, वो अपनी खुराक सही ले सकते हैं और समुद्र के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार सही रहती है। जब समुद्र की लहरें बड़ी होकर ऊपर उठती हैं तो फिजा से अपने अंदर ऑक्सीजन जमा करके फिर नीचे गिरती हैं, ताकि जो अंदर मौजूद जानदार हैं वो सही तौर पर जिंदा रहें। बिल्कुल ठीक। और ये खुदा ही है जिसने समंदर की लहरों को इस तरह से किया कि जो हमने गंदगी समंदर में फेंकी है, समंदर फिर उसको वापस बाहर ले आता है। बहुत ही खूबसूरत बात है। और ज़मीन पर जितनी हरियाली मौजूद है वो सिर्फ 20% है ज़मीन की कुल हरियाली के। प्लेनेट अर्थ की कुल हरियाली का सिर्फ 20% है, बाकी 80% जो है समुद्रों के अंदर है। ठीक है, वो भी समुद्र के अंदर रहकर भी हमारे लिए ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, आबी जानदारों के लिए, मैरीन लाइफ के लिए भी और इंसानों के लिए भी। और जब उनमें लहरें पैदा होती हैं तो वो स्टैटिक तो नहीं है, वो साकिन हालत में नहीं है, वो डायनामिक होता है, तो काइनेटिक रहता है। तो उससे क्या होगा कि उसमें बदबू पैदा नहीं होती। और जब समुद्र जो है वो हरकत में है तो वो जिंदा रखेगा चीज़ों को। अगर वो साकिन हो गया तो बदबू मारना शुरू हो जाएगा और मरना शुरू हो जाएगी जानदार जो उसके अंदर मौजूद है। तो जब वो मर जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी जो फिशरी है वो सारी की सारी स्टॉप हो जाएगी। आपकी जो ट्रेडिंग है, जो बहरी जहाज़ों के ज़रिए आप बड़ी चीज़ें वो बहरी जहाज़ों के ज़रिए भेजते हैं। आप हवाई जहाज़ों के ज़रिए इतना कार्गो का काम नहीं कर सकते जितना बहरी जहाज़ों के ज़रिए अभी भी करते हैं, तो इसलिए वो सब का सब रुक जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो खुदा ने ये खुद ब खुद निज़ाम रखा है कि फ़िज़ा को ज़मीन के साथ जो है वो रिलेशन में, हर एक चीज़ को उसके साथ रिलेशन में रखा है। आसमान से लेकर ज़मीन की इंतहा तक सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और ये खुदा के हुक्म से ये सब कुछ हो रहा है। अब ये वेव्स होती क्या है दर हकीकत, जो समुद्रों में पैदा होती हैं? पानी के मॉलिक्यूल सिर्फ ऊपर नीचे हरकत कर रहे हैं। इनको किसने हरकत दी? खुदा के कलाम ने। हम पहले बता चुके हैं कि पहली बार पहला मॉलिक्यूल भी तो हरकत करना शुरू हुआ था ना, तो उसे किसी ने हरकत दी थी। खुद ब खुद वो हरकत नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। तो वो खुदा था जिसने ये सब कुछ किया। तो उसके कलाम की कुदरत के बायस ये सारी चीज़ें मुआरज़े वजूद में आती हैं और फिर अपने अपने उसूल व ज़वाबित के तहत काम करती हैं। फिज़िकल लॉज के तहत ये काम इसीलिए करती हैं क्योंकि खुदा ने इनमें ये कवानीन खुद रखे हैं। और यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि खुदा ज़मीन के मुहीत पर बैठा है। आमीन। सही। तो यानी कि फिर उसकी स्ट्रक्चर की भी बात ज़मीन की कर दी गई कि वो स्फेरिकल है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। फ्लैट और जो है वो राउंड अर्थ और स्फेरिकल के बारे में जो है बड़े ही मुखालिफ नज़रियात एक दूसरे के मौजूद हैं, लेकिन इस पर तो फिर बाद में बात की जाएगी। जी हाँ। लेकिन जो चीज़ रोटेट करती है उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें कुछ ना कुछ गुलाई पाई जाए। सही। तो इस वजह से अगर आप स्फेरिकल चीज़ को लें या जो है वो एक रेक्टेंगुलर चीज़ को भी लें, उसको मुसलसल आप घुमाते रहेंगे ना, तो उसके किनारे जो हैं वो रेक्टेंगुलर के भी, मुस्ततीली चीज़ के भी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता घिस के गोल हो जाएंगे। सही। तो ये वजह है कि ज़मीन जब से घूम रही है तो ये स्फेरिकल ही थी, तो फिर ये अपनी असल हालत में रहेगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक जनरल बात है, ये खुदा की कुदरत का इजहार है कि खुदा का जलाल जाहिर होता है। यानी ये तो हम जो है वो सिर्फ 30 मिनट ये चंद बातें करते हैं खुदा के कलाम के हवाले से या उसकी कुदरत के इजहार को बयान करने के लिए। फ़िज़ा के बारे में बात करते हैं, हम आसमान के बारे में बात करते हैं, कई बार हम इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन बात वही है कि जब हम उसकी वुस्सतों को जानने की कोशिश करेंगे तो फिर सोचिए हम कहाँ तक पहुँचेंगे। बिल्कुल ठीक है। हम यानी छोटे से छोटे एटम को ले लें, उसके अंदर हम जो है वो एक जनरल बात करते हैं
कि एटम के अंदर कुछ बुनियादी ज़र्रात मौजूद हैं जिसको हम सबसे पहले यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम देते हैं, जो 3 बुनियादी ज़र्रात हैं। जी हाँ। इनको पार्टिकल्स जो है वो बेसिक पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक। तो अब उसमें जब हम उनको देखते हैं तो वो तीनों एक दूसरे के साथ फिक्स्ड नहीं हैं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं। ये दोनों जो है एक दूसरे के करीब होते हैं, जुड़े हुए फिर भी नहीं होते आपस में, सही। इनके दरमियान भी डिस्टेंस होता है और फिर इनसे खास जो है वो डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, घूमते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सारे के सारे एक ही लाइन या एक ही दायरे में नहीं होते। हर चीज़, हर उनसर का, हर एलिमेंट के अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी तादाद है। जैसे हाइड्रोजन है तो उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जी हाँ। सही। तो उसी के बाद जो है वो जब हम आगे बढ़ते हैं फिर वो सोडियम, लिथियम वगैरह की बात आती है तो फिर उसमें 1, फिर 3 इस तरह से आ जाते हैं। जी हाँ। तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी अगर हो तो एक ख़ास फासले पर है। जी हाँ। तो जब वो ख़ास फासले पर है तो उसके अंदर वो कुव्वत है जो घूमने पर उसे मजबूर किए हुए है और वो न्यूक्लियस उसे अपने इर्द गिर्द घुमा रहा है। उसके बाद जब दूसरे नेक्स्ट एलिमेंट पर जाते हैं, नेक्स्ट उनसर पर जाते हैं, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हैं, 2 तो न्यूक्लियस के करीब रह सकते हैं, 2 से ज़्यादा जो है वो न्यूक्लियस के करीब भी नहीं रह सकते। उसके बाद उनका स्टेज चेंज हो जाता है तो वो नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो एक्स्ट्रा होंगे। इसी तरह बढ़ते बढ़ते ये सिलसिला जो है वो चलना शुरू हो जाता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, या और इसके लिए एक जनरल फार्मूला है जिसे 2n² का नाम दिया जाता है, या उसका रूल है ये, जो उनका हर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट माना जाता है, वो उसमें उनको रखने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि आप इसके ज़रिए चेक करें कि पहले ऑर्बिट में जो न्यूक्लियस के करीब है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फिर इस तरह से नेक्स्ट में कितने आएंगे। तो ये सिलसिला जो है जब हम इसको स्टडी करें, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को या हम उनके ऑर्बिट्स को न्यूक्लियस के साथ, तो फिर हमें कायनात में और उनमें ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। जिस तरह सोलर सिस्टम में सूरज के इर्द गिर्द वो सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं और अपने अपने डिस्टेंस पर घूम रहे हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से ख़ास डिस्टेंस पर घूम रहे होते हैं। गैलेक्सीज जो हैं वो भी अपने अपने स्टार्स को अपने सेंटर के इर्द गिर्द घुमा रही होती हैं, सही। तो ये सारे का सारा निज़ाम एक दूसरे के साथ वाबस्ता है। खुदा ने इसलिए रखा है छोटी सी चीज़ में ये सारा स्ट्रक्चर ताकि हम बड़ी चीज़ों के बारे में जान सकें। इसलिए ये खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है, खुदा की कुदरत और उलूहियत और उसकी सिफ़ात उसकी दस्तकारी से नज़र आती हैं। ये सब कुछ उसने हमें समझने के लिए हमारे दिल में पहले से रखा है कि हम खुदा की ज़ात के बारे में बेहतर तौर पर जानें। ये है उसकी फ़िज़ा और उसके आसमान के बारे में बयान, मुख्तसर सा। बिल्कुल ठीक। और जब पास्टर साहब आप बात कर रहे थे तो मैं ये सोच रही थी कि इंसान सोचता है कि सारा कुछ केमिकल रिएक्शन से हो रहा है। सोचने की बात है कि केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल्स है ना, थोड़ी ऊंच नीच हो गई तो केमिकल रिएक्शन ख़राब हो जाएगा। हो सकता उसको रिवर्स करने के लिए आपको फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए मास्टरमाइंड्स चाहिए रिवर्स करने के लिए भी। और यहाँ पर आप एक ऐसे मास्टरमाइंड को समझ नहीं पा रहे जो आपकी सारी बातों की जिम्मेदारी लेने को तैयार है और हर वक्त वो आपके लिए काम कर रहा है, हर वक्त आपके केमिकल रिएक्शंस को बिल्कुल ठीक बैलेंस में चला रहा है, मगर हम उसको मानने से मुनकर होते हैं। अब यही बात है कि वो उसका कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। हर एक चीज़ बातरतीब है, मुरत्तिब है और बिल तरतीब है, सही। यानी कि पहले उसने जो है वो ये, जब हम फिर इसको क्रिएशन पर ले जाएं तो पैदाइश की किताब के पहले अबवाब में तो उसने सबसे पहले क्या चीज़ बनाई थी? रोशनी बनाई थी। रोशनी बनाई थी, यानी उसे इतनी कुदरत है उसके पास कि रोशनी, यानी सूरज की ही सिर्फ बात करें तो आप उसके टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। दुरुस्त है। उसका जो आउटर स्ट्रक्चर या जो है आउटर सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 15,000 डिग्री सेल्सियस है, 15,000 डिग्री सेल्सियस। और जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस पर इंसानी जिस्म जो है वो क्या होता है, जल के ख़त्म हो जाता है।
यानी कि वो पिघलना शुरू हो जाएगा इंसानी जिस्म। सही। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि पानी बॉयल हो जाता है, और अगर हमें वो लग जाए तो हमारी स्किन और हमारे जो है गोश्त जल जाएगा। तो 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड वो सिर्फ उसका सरफेस का टेम्परेचर है। तो अब उसके अंदर जब जाते हैं, उसके कोर की तरफ जाएं, सूरज के कोर की तरफ, तो वहां पर उसका टेम्परेचर जो है 15 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। बिल्कुल ठीक। सही। तो वो यकदम बहुत ज्यादा टेम्परेचर है जिसका तसव्वुर भी जमीन पर जो है वो मुमकिन नहीं किया जा सकता। सही। इसी तरह जमीन के अंदर भी चले जाएं तो जमीन के बारे में भी यही सिचुएशन है। बाहर तो टेम्परेचर नॉर्मल है, हो गया। लेकिन जैसे जैसे अर्थ के क्रस्ट से गुजर कर आप जो है अर्थ के कोर की तरफ जाएंगे, सेंटर की तरफ जाएंगे, तो वहां पर क्या सूरत हाल है? वहां पर भी ऐसे ही है। वहां बेतहाशा टेम्परेचर है, वहां पर भी 15,000 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर है। तो जो लावे की सूरत में बाहर निकलता है, वहां पर हर चीज जो ये मैटर की मौजूद है जमीन पर, वहां पर जाकर सब की सब पिघली हुई है, सब के सब गैस हालत में मिलेगी या जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलती है। बिल्कुल ठीक। और ये जब पहाड़ों से बाहर निकलते हैं तो लावा जो है वो बस्ट होता है, वॉल्केनोज की सूरत में होता है ये। ठीक है। तो ये खुदा की कुदरत का इजहार है, और खुदा ने इस चीज को छोटा करके हमारे लिए अंडे में रखा है। अंडे में आप जमीन के स्ट्रक्चर को जान सकते हैं। आप अंडे को बॉयल कर लीजिए तो उसके 3 लेयर्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे, बल्कि 4 लेयर्स। पहला जो आउटर लेयर होता है बहुत सख्त और हार्ड होता है, ठीक है, जो छिलका हार्ड वाला है, कैल्शियम। जी बिल्कुल। तो अब उसमें क्रोमियम और कैल्शियम दोनों चीज़ें पाई जाती। तो जब आप उसको उतार देते हैं, वो ज़मीन के हमारे सख्त जो है सरफेस की तरह, क्रस्ट की तरह है। तो जब उसके अंदर जाते हैं तो वो वाइट कलर की जो है वो कैल्शियम और क्रोमियम मिक्सचर है, जो काफ़ी बड़ी लेयर है। सही। और उसके ऊपर एक बारीक झिल्ली होती है। बिल्कुल दुरुस्त। तो अब ज़मीन के अंदर क्या है, और वो ट्रांसपेरेंट होती है झिल्ली, तकरीबन आर पार देखा जा सकता है, सेमी परमिएबल होती। तो अब उसके ज़मीन के नीचे जब आप जाते हैं, क्रस्ट के नीचे, तो उसके जो है मुख्तलिफ लेवल्स में आपको पानी की लेयर मिलेगी ज़मीन के अंदर, जो साफ पानी है, तो वो ट्रांसपेरेंट है। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जो है फिर ज़मीन नरम होती चली जाएगी, और फिर आप अंडे की जर्दी की तरफ चले जाते हैं। सही। तो अंडे की जर्दी जो है वो हमारे लिए ज़मीन के कोर को बयान कर रही होती है। तो वो हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ज़मीन का सेंटर है। तो वो क्या है, गोल है। ज़मीन का कोर भी अंदर से गोल, वो घूमता है, मुसलसल घूम रहा है। इस वजह से ज़मीन को क्या है, वो हीट मिल रही है पूरी दुनिया में, और फसलें और जो है वो सारे दरख्त पौधे उग सकते हैं। अगर ये घूमेगा नहीं तो फिर इस पर भी बड़ी वसी बहस की जा सकती है। फिर क्या है, सारी ज़मीन बंजर हो सकती है, सारी ज़मीन डेड हो सकती है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। आपने तो बहुत सारे इशारे दिए हैं। उम्मीद है नाजरीन कि आप इतने सारे खुदा के कलाम के इशारों को, बल्कि बहुत वाज़ेह वजाहत से बातें बयान की गई हैं, इनको ज़रूर समझते होंगे और ज़रूर अपने ईमान का इजहार भी करते होंगे, क्योंकि हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने ईमान की ना सिर्फ बुनियाद को जानें बल्कि उसका इजहार भी करें और उसका जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहें। आपको बहुत शुक्रिया। अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिए। आपके कुछ सवालात हों हमें ज़रूर लिख भेजिए, हम ज़रूर उनका आंसर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिए। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।